नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब होने को हैं। 7 चरणों में होने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का न केवल उन्होंने सपना संजोया, बल्कि वो ये मानने लगे हैं कि वो तीसरी बार के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और भाजपा ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। इसलिए मोदी जी जब कहीं भी बहुत जगह भाषण देते हैं तो वो आने वाले समय के बारे में भी बताते हैं कि जो 5 जून के बाद वो क्या क्या करेंगे। और उन्होंने एक विजन दिया है 2047 का 24/7, और उन्होंने 1947 से 2047 तक का पूरा एक मैप खींचा है। दरअसल इस समय पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है तो भाजपा तो है, पर भाजपा से ज़्यादा बड़ा अगर कद किसी का है इस समय तो वो नरेंद्र मोदी का है। इसीलिए पूरी भाजपा नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है, या कहें कि उनकी गारंटी पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो हर बार चुनाव के वक्त कुछ प्रमुख बातें होती जिन्हें बड़े नेता कई बार दोहराते हैं। तो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का। हालांकि लोकसभा का चुनाव बड़ा कार्यक्रम है और ये 7 चरणों में संपन्न होना है। 1.5 महीने के भीतर ये 7 चरण होने हैं। ऐसे में हो सकता है कि चरण दर चरण भाषणों में कुछ बदलाव नजर आए। इसमें कुछ स्थानीय समीकरणों के साथ कुछ बदलाव भी नजर आएगा। फिलहाल यदि हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो अपनी लगभग हर सभा में जिन बातों का वो जिक्र करें, उसे अगर हम समझना चाहें तो उनकी आगे की राजनीति या रणनीति क्या होगी ये हम समझ सकते हैं। भले ही उत्तर भारत में कांग्रेस कमजोर नजर आ रही, लेकिन हर मंच से लगभग वो सबसे ज्यादा कांग्रेस और उसके अतीत को कोसते नजर आते हैं। कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप, मुस्लिम लीग से तुलना पिछली कुछ सभाओं में ये कॉमन है। इसी तरह कांग्रेस पे राम विरोधी होने का आरोप भी लगा रहे हैं। देश को बांटने की साजिश को भी वो इंडी गठबंधन पे लगाते हैं। इस तरह मोदी अपने भाषणों में कांग्रेस को नाकाम साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो लगातार 23 साल से सत्ता में बने हुए हैं। पहले 13 साल मुख्यमंत्री रहे और अब 10 साल से वो प्रधानमंत्री के पद पे काबिज हैं। वो 2 दशक से ज़्यादा वक्त से सत्ता में यूं ही नहीं बने। इसके पीछे उनके 24/7 काम करने की रणनीति है। मोदी के बारे में ये परसेप्शन है कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, जबकि स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है, और जो डॉक्टरी के पैरामीटर होते हैं, अभी हमने स्वास्थ्य का दिवस मनाया जिसमें कहते हैं कि एक आदमी को, स्वस्थ आदमी को 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए। पर यदि मोदी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो 6 घंटे भी नहीं सो रहे हैं। और ये भी परसेप्शन है कि वो देश के लिए कहीं भी किसी भी स्तर पर काम करने के लिए तैयार है। उनसे ज़्यादा कोई सक्रिय राजनेता नहीं है, और जिस तरह की सक्रियता उनकी हमेशा दिखती है। हर जो कहना चाहिए कि आपदा में अवसर खोजना अगर किसी को आता है, या किसी छोटी चीज़ को बड़ा इवेंट बनाना यदि किसी को आता है, और मौके पे चौका लगाना आता है, या विपक्षियों की बात को ट्विस्ट करना या आता है, उनकी बात पे गुगली पे करना उनको आता है, वो हर उस मौके पर कहीं ना कहीं वो कमेंट देते हैं जिससे कि उनके जो जानने वाले या उनके कार्यकर्ता हैं वो उनको लगता है कि ये मोदी, देखिए मोदी ने क्या किया, मोदी ये कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे हैं। और एक तरह से मोदी के 10 साल के कार्यकाल की तुलना जो कांग्रेस का पिछला कार्यकाल है उससे की जा रही है, और कह रहे हैं कि पीछे कुछ नहीं हुआ था। यहां तक कंगना रनावत, जो कि अभी बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि देश को असली आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली। तो एक आदमी किस तरह का परसेप्शन रचता है, पार्टी के भीतर गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके गुजरात मॉडल लेके आते हैं, फिर 2013-14 में एक नेता उभरता है और देश का प्रधानमंत्री बनता है, और बहुत सारी चीज़ों को, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज धर्म क्या होता है ये सिखाया हो, जिसपे गोधरा का आरोप लगा हो, जो बहुत सारी कंट्रोवर्सियों में, मगर बावजूद आज की तारीख में वो देश और दुनिया में उनको लोग विश्व गुरु की तरह, विश्व नेता की तरह आज बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह की एक राजनीतिक संस्कृति को विकसित किया है, किस तरह से वो लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, ये जो उनकी ये खूबी है उन्हें दूसरे नेताओं से वो अलग बनाती है। नरेंद्र मोदी की वो कौन सी खूबियां हैं जिन्हें वो 21 साल सत्ता में बनाए रखती है। एक ब्रांड के रूप में नरेंद्र मोदी आज एक ब्रांड है, और एक ब्रांड के रूप में वो तब्दील हो गए। वो जिस चीज में हाथ डालते हैं, अगर वो स्वच्छता की बात करते हैं तो ये बताते हैं कि इसके पहले देश में स्वच्छता की कोई बात नहीं हुई। हम ये जानते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वो कस्तूरबा के साथ उन्होंने जो हरिजन शब्द था, या कहना चाहिए कि अपने शौचालय साफ करो, और वो
अपनी पूरी यात्रा में अपनी साफ सफाई और स्वच्छता पे ध्यान देते थे, पर ऐसा लग रहा है इसके पहले कि कभी स्वच्छता को लेकर बात नहीं हुई, जबकि बहुत सारी योजनाएं जो शौचालय बनाने की आई, पर उन्होंने स्वच्छता को एक बड़ा अभियान बना दिया। उन्होंने एक ऐसा परसेप्शन बनाया कि लगा कि जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के जो लोग थे वो बाकी नेताओं को दबा रहे थे। एक बड़े नेता, जो कहना चाहिए कि सरदार पटेल का इतना बड़ा, सरदार सरोवर में इतनी बड़ी आदमकद मूर्ति लगाई कि उन्होंने कहा कि देखिए सरदार पटेल की उपेक्षा कर रही थी कांग्रेस, उनको हाशिए पे रख दी थी। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी ये कहा। तो वो लगातार कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार पे अटैक करते हुए वो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो हर चुनाव में जो उनका मतदाता है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा है, और भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसको लगता है कि मोदी मैजिक जो है वो जम के चल रहा है। 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने बताया था कि हर चुनाव अहम है। एक दौर ऐसा भी था जब भाजपा के लिए एक जुमले का इस्तेमाल किया जाता था, वो था भाजपा के 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम। जब से पार्टी की बागडोर नरेंद्र मोदी ने संभाली है, बदलाव साफ देखा जा सकता है। राजनीतिक कामकाज को लेकर पार्टी की रणनीति तक में बड़ा बदलाव आया है। इसकी शुरुआत के पीछे एक बड़ा मूल मंत्र है, वो है हर चुनाव को गंभीरता से लेना। इसी खूबी के साथ भाजपा ने दूसरे दलों से बिल्कुल अलग और एडवांस वर्क कल्चर डेवलप किया है। अब छोटे से छोटा चुनाव में भाजपा खास रणनीति और मैनेजमेंट के साथ मैदान में उतरती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए बदलाव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी में वह चलन शुरू किया है कि चुनाव कोई भी हो, नतीजे आने के बाद की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। आमतौर पर राजनीतिक दल राज्यों में चुनाव से 1 साल पहले की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को भी बदला है। चुनावी तैयारी को पार्टी के काम का अहम हिस्सा बनाया है। नतीजा, भाजपा की चुनाव तैयारी विपक्षी दलों के लिए चुनौती बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर आयोजन को भव्य बनाने और उसके जरिए राजनीतिक संदेश देने में माहिर हैं। इसकी शुरुआत 2014 में उन्होंने एक इवेंट से की थी और खुद को प्रधान सेवक बताया था। भाजपा ने प्रधानमंत्री के हर जनवरी को सेवा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। वे किसी भी मौके को बड़े राजनीतिक इवेंट में बदल सकते हैं, फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ही क्यों ना हो। इनकी इस कला और टाइमिंग का विरोधी के पास कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे नारे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, 370 को हटाना है। ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो भावनात्मक रूप से लोगों को कनेक्ट करती हैं। अब राम जो है उनको 500 साल का वनवास था और राम की पुनर्स्थापना हुई है, ये बात कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में मोदी बार बार कनेक्ट करते हैं। आज जब मोदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत और वहां पर अपनी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है ये मुस्लिम लीग की छाप इसमें है। अब हमारा युवा नहीं जानता कि मुस्लिम लीग क्या थी, मुस्लिम लीग ने कब किससे क्या क्या समझौते किए, कब जनसंघ उसके साथ चुनाव लड़ी, ये बात कोई नहीं जानेगा। या जो राष्ट्रवादी पार्टी थी मुस्लिम लीग के साथ कब खड़ी थी, पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये गांधी नहीं जिन्ना के साथ ये लोग नजर आते हैं। कांग्रेस, भगवान राम को कांग्रेस ने अपमानित किया, ये भी एक परसेप्शन पूरे देश में फैलाया गया है कि उनको अयोध्या का निमंत्रण मिला था पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहां नहीं आया और ये भगवान राम का अपमान करते हैं। इन्होंने शक्ति का घोर अपमान किया। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं उसको कहीं ना कहीं भाजपा और खास करके मोदी जी लपक लेते हैं। एक पहले भी चौकीदार चोर है ये कहकर जो बात राहुल गांधी ने कही थी, बाद में भाजपा ने उसको एक नारे की तरह, और मोदी जी ने जो है वो अपने को इस तरह से प्रस्तुत किया। जाति के मामले में भी उन्होंने अपने को जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का बता के अपने को सामने रखा कि ये लोग मेरी जाति को गाली बकते हैं। वो विपक्षियों की हर बात पे, जब चीन पर हमला हो रहा है कि चीन भारत में घुस गया है और भारत की अरुणाचल प्रदेश और चीजों को वो छू रहा है, तो उन्होंने एक श्रीलंका के पास एक छोटा सा द्वीप जिसकी बहुत पहले समझौता था, उसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है, उसकी एक पूरी कहानी है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस ने श्रीलंका को ये द्वीप दे दिया। वो बहुत सारे नैरेटिव सेट करते हैं, परसेप्शन बदलते हैं और कई बार अपनी बातों से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी है वो सीएए का विरोध कर रही है और वो पब्लिक से पूछ रहे हैं कि बताइए कि
हमको अपने पड़ोसी देश के लोगों को नागरिकता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितने लोग नागरिकता ले रहे हैं ये अलग बात है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है पूरे देश में तुष्टीकरण किया है और इसी की वजह से आज देश जो है रसातल में चला गया है। जैसा मैंने कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, उसका भी बहिष्कार कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। पर जो इतिहास को जानता है वो जानता है कि नेहरू, गांधी, पटेल सब कितने नज़दीक थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस तरह की सोच थी ये लोग जानते हैं। पर जो यूथ है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से संचालित होता है उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग सरदार पटेल के खिलाफ थे कांग्रेसी, और सरदार पटेल को इन्होंने आगे नहीं आने दिया। शास्त्री जी की मौत को लेकर भी इस तरह की बात होती है। कुछ फिल्मों के जरिए भी कुछ नैरेटिव सेट होने की कोशिश की गई है। तो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है ये भारत को बांटने की कोशिश है, और जो इंडिया गठबंधन के नेता जो साउथ के हैं या अलग अलग जगह के हैं वो जो कुछ बयान देते हैं उसको भी पूरी गठबंधन के साथ जोड़ के, जो दक्षिण की बात है उसको उत्तर के साथ जोड़ के मोदी जी जानते हैं कि किस मंच से हमको क्या बोलना है। और जो वो जिस जगह भी भाषण देने जाते हैं, जैसे वो बस्तर में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा मेरा छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा आना हुआ, और वो याद रखते हैं कि उन्होंने बस्तर से कौन सी योजना शुरू की थी। तो लगातार मुझे लगता है कि वो ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन के नेता जो हैं वो महापुरुषों का अपमान करते हैं। वो लोगों के बीच एक इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो कहते हैं कार्यकर्ताओं से अच्छा चलो तुम लोग मेरा एक काम करना कि घर घर जाके बताना कि मोदी ने ये कहा है। तो कहीं ना कहीं उस सभा में जो मोदी को सुनते हैं उस सभा में वो अपने कार्यकर्ताओं से जो उनको सुनते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। आकाशवाणी जो रेडियो था वो एक कहना चाहिए कि लगभग हाशिए पे चला गया था। उसमें मन की बात के जरिए उन्होंने पूरे देश के बहुत सारे वर्ग को कनेक्ट किया और उनसे लगातार बातचीत की और एक इस तरह से कार्यक्रम बनाया कि लोगों को लगा कि मोदी जी उनकी बात कर रहे हैं। वो जब किसी भी सभा में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच में जाते हैं और मिलते हैं, और वो कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते जहां पर कि ये ना लगे कि वो चाहे वो रामलला की मूर्ति की स्थापना की बात हो, चाहे वो कहीं हिमालय की गुफा में बैठ के काम कर रहे हैं, उनके साथ प्रचार प्रसार का पूरा तंत्र होता है। वो जानते हैं कि किसी भी छोटी से छोटी चीज को इवेंट में कैसे बदला जाए। तो वो लगातार जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर हम ये देखते हैं कि मोदी की गारंटी इस समय जो है वो पूरे देश में उसका हल्ला है। अभी लोगों को ये नहीं मालूम है कि मोदी ने क्या क्या गारंटी दी है, पर लोगों को लगता है कि मोदी जी जो है वो चाय बेचते थे, चाय बेचकर वो जमीन से जो है गरीब आदमी के बेटे थे। वो हर जगह कहते हैं कि मैंने गरीबी देखा है। वो जो राजमहल में रहने वाले लोग हैं वो क्या जाने गरीबी क्या होती है। तो उनके बारे में इस तरह के मिथक रचे जा रहे हैं जैसे कि वो पता नहीं क्या है, और वो इस कॉन्फिडेंस से ये सब बात कहते हैं। बस्तर की सभा में जो भी उनको सुन रहे थे उनको लगा कि ये बहुत गरीब घर का बच्चा है जिसने बहुत संघर्ष करके भले ही बाद में कांग्रेसी कहें कि वो इतना महंगा सूट पहनते हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं, पर जनता को लगता है कि नहीं, जो आदमी इतने नीचे से उठकर आया है वो जनता के दुख दर्द को समझता है और वो इस तरह से अपने को कनेक्ट करते हैं। तो वो आज की तारीख में मोदी की गारंटी की सब बात करते हैं, पर राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं कांग्रेस की उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन है, इतने संसाधन हैं कि अगर हम दिल्ली से लेकर पूरे देश की बात करें तो मोदी की गारंटी के विज्ञापनों से जो है पूरा देश अटा पड़ा है। लोगों को लगता है कि हर जगह अगर आप देखेंगे, जो भी होर्डिंग्स देखेंगे, जो भी विज्ञापन देखेंगे, या तो मोदी जी का चेहरा होगा उस राज्य के मुख्यमंत्री का, और कोई अगल बगल नहीं फटकेगा। जब मोदी चलेंगे तो वो रामलला के जब मंदिर में भी जा रहे थे तो वो अकेले घूम रहे थे। तो बहुत जगह वो गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं तो वो एक अलग इवेंट होता है। काशी विश्वनाथ में जाते हैं तो वो जहां भी जाते हैं तो एक स्थानीयता के साथ कनेक्ट करते हैं और अपनी जो भी बात है, कई बार लोग उनके फैक्ट चेक करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर फैक्ट भी चेक होता है और बहुत सारे लोग फैक्ट करते हैं कि मोदी जी जो बोल रहे हैं उसमें कितनी बातें गलत हैं, पर बावजूद जनता को लगता है कि वो सही बोल रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने इस तरह का औरा रचा है कि कहीं ना कहीं पूरी भाजपा इस समय मोदी के पीछे खड़ी नजर आती है। तो ये एक आदमी का एक करिश्माई चरित्र हो सकता है, उसकी सजगता हो सकती है, उसका कॉन्फिडेंस हो सकता है। अब उसके पीछे आप बहुत लोग कह सकते हैं कि उसके पीछे बड़ा भारी गोदी मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके पीछे इवेंट कंपनियां हैं, जो भी हैं, पर आज
जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास भी ये सब है। हो सकता थोड़ा कम पैसा हो, इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को बहुत ज्यादा पैसा मिला हो, पर बाकियों को भी तो पैसा मिला है। पर कहीं ना कहीं मोदी बाकी लोगों को, मुझे लगता है कि मोदी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लालसा है या जो इच्छा होगी, वो सोचते हैं कि वो नेहरू से भी ज्यादा आगे के प्रधानमंत्री कहलाएं, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहलाएं कि लोगों को लगे कि देश में इससे ज्यादा लोकप्रिय और जनता के बीच पॉपुलर प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। नेहरू अलग बात है कि नेहरू बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बड़े वकील थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब लिखते हैं, एक चिंतक थे। पर मोदी जिस तरह से सोच रहे हैं तो यूथ कहीं ना कहीं मोदी के साथ कनेक्ट हो रहा है। महिलाओं को वो इस तरह से विश्वास दिला रहे हैं। भला ही देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, पर आज इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। पर आज बात हो रही मोदी मैजिक की, आज बात हो रही मोदी की गारंटी की। अब वो गारंटियां क्या क्या हैं ये अलग बात है, पर निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अगर इस देश का कोई आदमी कल्याण कर सकता है, इस तरह का परसेप्शन है। और 140 करोड़ जनता की जब बात होती है तो कोई ये नहीं पूछता है कि वोट का परसेंटेज क्या होता है। हर नेता ये कहता है कि 140 करोड़ जनता का समर्थन हमको है, जबकि हम जानते हैं कि वोट की राजनीति में कितने परसेंट वोट पड़ता है कि 38% वोट से लोग जीत जाते हैं या 40% वोट से जीत जाते हैं, 60% की कोई बात नहीं करता, पर एक परसेप्शन है। तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है वो ये भी एक समझ हो रही कि राहुल गांधी को या अरविंद केजरीवाल को या बाकी नेताओं को वो किसी भी सोशल मीडिया के जरिए हो या अन्य मीडिया के जरिए उनको कमतर पेश किया गया है। और वो कहीं ना कहीं उनको राहुल गांधी की इतनी तमाम यात्रा के बावजूद भी राहुल गांधी उस तरह से मैच्योर नेता नहीं लगते जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगता। तो लोगों को लगता है कि मोदी अभी बहुत सालों साल रहेंगे। और जब मोदी 2047 की बात करते हैं तो लोग ये कतई नहीं मानते कि ये वही पार्टी है जिसमें पहले कहा गया था कि 75 साल के बाद लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। पर लोगों को लगता है कि मोदी जब तक हैं तब तक मोदी को रहना चाहिए। इस तरह का परसेप्शन मोदी की सक्रियता से, उनके वाकपटुता से, आपदा में अवसर खोजने से और लोगों के बीच कनेक्ट होने की वजह से लोग दिख रहा है। यही हम देखते हैं कि इस चुनाव में जो 400 पार का नारा है तो दरअसल वो मोदी की गारंटी का नारा है और पूरा चुनाव मोदी मैजिक पे लड़ा जा रहा है। तो निश्चित रूप से मोदी जी का कद इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने भाजपा जो है वो कहीं पीछे नजर आती है। और उनके बहुत सारे वाक्य जो लगातार, वो अगर हम इस पर एक रिसर्च करें और हम ये निकालें कि मोदी जी ने अब तक की चुनाव सभा में या बाकी जगह क्या क्या बोला है, तो हमको मालूम होगा कि वो 50, 60, 70 चीज़ें हैं जो लोगों को कनेक्ट करती है। लोगों को लगता है कि ये जो आदमी है यही पूरे देश में स्वच्छता ला सकता है, ये खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलता है। जो आदमी दफ्तरों में रिश्वत दे के आया है, जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे के आया है, वो भी ये नारा सुनता है तो उसको लगता है अच्छा पैसे तो मैंने दिया हूं, पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो हाँ, मोदी जी तो नहीं खा रहे होंगे, पर नीचे वाले खा रहे होंगे जो मोदी जी को नहीं पता होगा। इस तरह का परसेप्शन बना है। और चौंकाने वाली बात है कि इस समय जो बयार बह रही है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के पक्ष में है। तो निश्चित रूप से जो मोदी की गारंटी है उसका जादू अभी सर चढ़ के बोल रहा है। नमस्कार।